नमस्कार दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के साथ सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि इंडियाज फ्रीडम क्या विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्लास 12th को जब भी मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ तो ये बताना बिल्कुल नहीं भूलता कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भारत की स्वतंत्रता भारत के विभाजन के साथ आई। हम सब ये जानते हैं कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान का भी जन्म हुआ और पाकिस्तान के जन्म का आधार ही गलत माना जाता है क्योंकि धर्म के आधार पर एक देश होना चाहिए, इस आधार पर पाकिस्तान का जन्म हुआ था। देखिए, जब कोई टीचर टीचिंग कर रहा होता है तो उसका उद्देश्य कभी किसी की भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं होता। मैं भी बिना किसी की भावना को ठेस पहुंचाए आज अपने इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को यह समझाने का प्रयास करूंगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल कितने युद्ध हुए हैं और उन युद्धों के क्या कारण थे और क्या परिणाम थे। अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं तो आपको ये जानना ही चाहिए कि हमारे देश का गौरव, हमारे देश का इतिहास और हमारे देश का शौर्य कैसा रहा है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के छात्र हैं तो आपके लिए तो ये वीडियो लेक्चर है ही। अगर आप 11th-12th के बच्चे हैं, अगर आप क्लास 10 के भी बच्चे हैं तो निसंदेह इस वीडियो लेक्चर के कुछ पार्ट्स आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को देखना शुरू कर दिया है तो आपसे केवल इतना कहूँगा कि वीडियो लेक्चर को अंत तक देखें ताकि आपके पास एक मोटी और महत्वपूर्ण जानकारी हो। अभी मैंने आपको बताया कि भारत का विभाजन, देखो, भारत के विभाजन को केवल और केवल ज्योग्राफिकल या भौगोलिक नहीं कहा जा सकता। भारत का विभाजन राजनीतिक विभाजन भी था, भारत का विभाजन कुछ हद तक मानसिक विभाजन भी था और भारत का विभाजन कुछ हद तक धार्मिक विभाजन भी था। इस विभाजन ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच कई विवादों को जन्म दिया, जैसे सीमा विवाद, कश्मीर मुद्दे। इन सब मुद्दों पर कई बार भारत और पाकिस्तान का आमना सामना हो चुका है, लेकिन हर बार पाकिस्तान को अपने मुंह की खानी पड़ी है। अप्रैल 22, 2025 को पहलगाम में जो शर्मनाक घटना कुछ दहशतगर्दों के द्वारा घटित की गई है, उसके बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन किया जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और पीओके के कुछ आतंकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया और उस पर हमला किया। अब इस रिटेलिएशन का असर कुछ लोग युद्ध तक की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने, मेरी रिसर्च की माने, तो मेरा रिसर्च ये कहता है कि पाकिस्तान इस वक्त इस स्थिति में है ही नहीं कि वो भारत जैसे किसी देश के साथ युद्ध कर सके। लेकिन हाँ, न्यूज से एक बात सुनने में आ रही थी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो पाकिस्तान को फंड मिलने वाला था उसका एक इंस्टॉलमेंट, उसकी एक किस्त पाकिस्तान को शायद अब मिल जाएगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान अपने डिस्क्रिप्शन पावर के साथ अपने विवेक से इन पैसों को खर्च करने के बारे में सोचेगा। बहरहाल ये सारी बातें एक तरफ है, इस पर मैं कभी और एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना दूंगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध जो हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही, तो पहला युद्ध 1947-48 में ही हुआ था, जिसे कि हम लोग प्रथम कश्मीर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, मामला ये था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में रियासतें हुआ करती थी और रियासतों को ये अधिकार दिया गया था कि वो भारत के साथ जा सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं। कश्मीर, हैदराबाद जैसी रियासतों के साथ कुछ समस्याएं तो थी, लेकिन जमीनी स्तर की सच्चाई ये है कि कश्मीर के राजा जो हरि सिंह थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर रियासत जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया था। अब मैंने आपको पहले ही कहा कि आज हम लोग किसी भी कहानी, किसी बैकग्राउंड में बिना पढ़े केवल और केवल अपने कंटेंट को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हरि सिंह ने जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किया था, इसके साथ ही पाकिस्तान तिलमिला उठा और इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपने कबायली लड़ाके यानी ट्राइबल मिलिटेंट को कश्मीर भेजकर उस पर जबरन कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की कोशिश की। मामला इस हद तक गया कि बारामूला तक मिलिटेंट पहुंच गए, जो कि पाकिस्तान के समर्थन के बिना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत की तरफ से कई हवाई अभियान किए गए और उसके बाद श्रीनगर को बचाया जा सका। यानी अगर हम लोग भारत पाकिस्तान प्रथम कश्मीर युद्ध को देखें तो परिणाम जो था वो भारत के पक्ष में था। भारत इस युद्ध में विजयी घोषित हुआ क्योंकि भारत श्रीनगर को बचाने में भी सक्षम रहा और जमीनी स्तर की सच्चाई यह भी है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस युद्ध के परिणाम में एक बात और ये हुई कि पहली बार यूएन ने इस भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की और 5 अगस्त यानी 5 अगस्त 1948 को स्थिति पहले जैसी यथावत हुई और फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का निर्माण हुआ।
ये ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का निर्माण होना भारत पाकिस्तान प्रथम युद्ध का सबसे इंपॉर्टेंट परिणाम माना जाता है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है, इसका निर्माण भारत पाकिस्तान प्रथम कश्मीर युद्ध के बाद ही हुआ था। तो ये प्रथम युद्ध था। इसका कारण और इसके परिणाम को बहुत शॉर्टली मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आइए नजर डालते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध कब हुआ था, क्यों हुआ था और उसके क्या परिणाम थे। देखो, भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ था 1965 में। ये ध्यान रखिएगा। जब भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ था स्वतंत्रता के ठीक बाद, उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत पाकिस्तान का जब दूसरा युद्ध हुआ तो इस समय ध्यान रखना है कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। देखो, हुआ ये था, जरा शॉर्टली मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि पाकिस्तान ने वहां के प्रमुख अयूब खान के आदेश पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, एक गुप्त सैन्य अभियान लॉन्च किया था, जिसके तहत कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर वहां के लोगों को भारत सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने और भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाने का प्रयास किया था। अब ये ध्यान रखिएगा कि इस अभियान को ही ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि यही ऑपरेशन जिब्राल्टर था, लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब दिया भारतीय सैनिकों ने। भारतीय सैनिकों ने इस घुसपैठ का भी मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन यह ध्यान रखना है कि भारत पाकिस्तान का जो दूसरा युद्ध 1965 का था, ये एक बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में हजारों की संख्या में दोनों ओर से सैनिक मारे गए। देखो, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी दो देश लड़ते हैं तो नुकसान एक पक्षीय नहीं होता, नुकसान दोनों ही तरफ होते हैं। भले ही गलती किसी एक की हो, लेकिन जुर्माना या हर्जाना दोनों को भरना होता है। ये युद्ध इतना बड़ा था कि युद्ध पंजाब और राजस्थान तक फैल गया। मैंने बोला ना कि इस युद्ध में बड़े स्तर पर दोनों तरफों को नुकसान हुआ था। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि पहली बार यूएसएसआर ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की, और यूएसएसआर की मध्यस्थता के साथ ही ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता के बारे में आपने सुना होगा कि ठीक इसी समझौते के बाद, इसी समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी की संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री रहे भारत के जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई। बहरहाल, भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरे बड़े युद्ध को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये युद्ध सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच। और यहां पर भारत ने अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था। और यह ध्यान रखना है कि आक्रमण भारत ने नहीं किया था, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तीसरा युद्ध हुआ था, ये एक बड़ा युद्ध हुआ था, और ये युद्ध हुआ था 1971 में। और इस युद्ध के परिणाम इस युद्ध से भी बड़े थे। देखो, अगर इस युद्ध के कारण की बात करें तो एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे जिस पर सेपरेटली मैं एक वीडियो लेक्चर बना सकता हूं, लेकिन आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं। केवल हुआ यह था कि वर्तमान पाकिस्तान को जो आप देखते हैं, ये एक समय पे दो भागों में विभाजित था। एक था पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा था पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान वो हिस्सा था जिसे पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा दबाया जाता था। पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़ी संख्या में हिंदू थे, बंगाली मुस्लिम थे। हुआ ये था कि जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए तो उस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के एक बड़े नेता शेख मुजीबुर रहमान ने जीत हासिल की थी। और ये जीत पश्चिमी पाकिस्तान को कतई मंजूर नहीं था कि वो हिंदू या बंगाली मुसलमानों के शासन में उनकी सत्ता में रहें, ये उन्हें कतई पसंद नहीं था। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के याया खान कई बार शेख मुजीबुर रहमान को समझाने के लिए गए, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान इस बात पर अड़े थे कि जो लोकतांत्रिक मूल्य है हर किसी को मानना है। शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीते थे, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की बात न मानने पर माना जाता है कि शेख मुजीबुर रहमान ने वहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया था।
और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन इस स्तर पर था कि बौखलाकर पश्चिमी पाकिस्तान और याह्या खान ने ये आदेश जारी किया कि आंदोलनकारियों को कुचल दिया जाए। लाखों की संख्या में लोग मारे गए। इस आंदोलन में स्थिति ऐसी हो गई कि कुछ आंदोलनकारी भागकर पाकिस्तान से भारत आ गए। माना जाता है कि लगभग 1 करोड़ लोग पाकिस्तान के भारत में शरणार्थी हो गए। अब इससे क्या हुआ कि भारत में शरणार्थी समस्या उत्पन्न हो गई। अब ये ध्यान रखना है कि 1971 में जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी, और इंदिरा गांधी जी की लोकप्रियता को बढ़ाने का काम भारत पाकिस्तान के इस वॉर ने किया था। ये भी आपको जानना चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी के लिए भी कुछ फैक्टर्स यही बन गए थे भारत पाकिस्तान 1971 वॉर में, लेकिन इन सब की चर्चा हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में करेंगे। शरणार्थी की समस्या इसलिए आसान नहीं थी कि अभी अभी भारत ने 2 युद्ध लड़ा था। एक 1962 जिसमें चाइना के हाथों हमें हार का सामना करना पड़ा था, और उसके ठीक बाद 1965 लाल बहादुर शास्त्री जी के वक्त पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था। देखो, इंदिरा गांधी जी ने, भारत ने ये महसूस किया कि ये मानवाधिकार जैसा मामला है, ये मानव के स्वतंत्र अधिकारों जैसा कोई मामला है, ये मानव के सुरक्षा का विषय है, और इसीलिए भारत ने पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों का समर्थन किया। उसे यहाँ पर सैन्य ट्रेनिंग भी दी गई। मुक्ति वाहिनी का नाम आपने सुना होगा। मुक्ति वाहिनी उस सेना को या उन लोगों के समूह को कहा जाता है जो पूर्वी पाकिस्तान के को अलग करने की मांग कर रहे थे, या आप ऐसे समझ लें कि जो बांग्लादेश की मांग कर रहे थे। तो इसका समर्थन करते हुए भारत आगे बढ़ा, और इससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया। मेरा ख्याल है कि 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ। 3 दिसंबर 1971 को 13 दिनों तक यह युद्ध चला था। यह ध्यान रखिएगा, 13 दिन कम नहीं होता युद्ध के मामले में। अगर देखें तो 13 दिनों तक ये युद्ध चला। भारत ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। देखो, मैंने कहा कि इस युद्ध के पीछे का बैकग्राउंड इतना बड़ा है कि इस पर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बन सकता है, और मैं प्रयास करूंगा कि जल्द ही बना सकूं। भारत के सामने 16 दिसंबर 1971 को भारत के सामने वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार एक सबसे बड़ी संख्या, तकरीबन 90,000 सैनिकों ने, पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने का मतलब होता है सरेंडर कर देना। तो इतनी बड़ी संख्या में समर्पण, अब आप समझ सकते हैं कि युद्ध कैसा हुआ होगा, और भारत की क्या स्थिति होगी और पाकिस्तान की क्या स्थिति रही होगी। भारत ने इस युद्ध को बड़ी दिलेरी के साथ जीता। ध्यान रखिएगा कि इस युद्ध को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध ने इंदिरा गांधी जी की लोकप्रियता तो बढ़ाई ही, लेकिन साथ ही देश में कुछ अन्य समस्याओं को भी जन्म दिया। बहरहाल उसकी चर्चा हम लोग किसी और वीडियो लेक्चर में करेंगे। और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ, ये ध्यान रखिए कि इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम ही यही हुआ कि बांग्लादेश का जन्म हुआ। सबसे पहले भारत ने ही उसे रिकॉग्नाइज किया। शेख मुजीबुर रहमान काफी अच्छे मित्र माने जाने लगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी की। आपको ये भी बता दूं कि शेख हसीना, जो अभी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही, वो शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी हैं। बहरहाल भारत ने मानवाधिकार और क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा की, ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। भारत और इंदिरा गांधी जी की कूटनीति की सराहना पूरी दुनिया में होने लगी। ये एक बड़ा वॉर था जिसमें पाकिस्तान को इतनी बड़ी सेना के साथ सरेंडर करना पड़ा था, और इस युद्ध के परिणाम के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। आइए समझते हैं कि अब तक भारत और पाकिस्तान का जो चौथा और अंतिम युद्ध था उसके क्या कारण और क्या परिणाम थे। भारत और पाकिस्तान के बीच चौथा युद्ध हुआ था 1999 में, ये ध्यान रखना है। इसे कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हुआ ये था कि आतंकवादियों और पाकिस्तान की सेना ने एलओसी का उल्लंघन करते हुए कारगिल की कुछ चोटियों पर कब्जा कर लिया था, और इस दौरान भी भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन विजय के तहत भारत ने साहसिक सैन्य अभियान चलाए। टोलोलिंग, बत्रा टॉप जैसे कठिन युद्ध स्थलों पर युद्ध हुआ, लेकिन भारत की सेना पीछे नहीं हटी। हाँ, इस युद्ध में भी
पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से भी कई वीर शहीद हुए। कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम आपने सुना होगा, उनकी शहादत इसी युद्ध में हुई थी। राइफलमैन संदीप उन्नीकृष्णन, उनकी शहादत भी इसी कारगिल युद्ध में हुई थी। इस युद्ध का एक बड़ा परिणाम ये हुआ कि राजनयिक तौर पर अगर देखें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कठोर आलोचना की गई थी कारगिल युद्ध के बाद, और पाकिस्तान ने जितने भी चेक पोस्ट को कैप्चर किया था, भारत ने उन सभी पर वापस नियंत्रण पा लिया, यानी उन सभी चेक पोस्ट को वापस अपने कब्जे में कर लिया, यानी उन सभी चेक पोस्ट को वापस भारत ने प्राप्त कर लिया। ये पहला ऐसा युद्ध रहा भारत और पाकिस्तान के बीच जिसने की जन भावना को भी भड़काया और मीडिया चेतना भी जगाई। तो ये वो 4 वॉर थे जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़े गए थे। इन सभी युद्धों को अगर हम लोग देखें तो आप पाएंगे कि भारत ने कभी भी आक्रामकता नहीं दिखाई, लेकिन हाँ, अन्याय के विरुद्ध और अत्याचार के विरुद्ध भारत आवाज उठाने से और शस्त्र उठाने से कभी पीछे नहीं रहा। भारत ने हर युद्ध में अपना रणनीतिक संयम बनाए रखा, सैन्य पराक्रम दिखाना नहीं भूला, और इसके साथ साथ भारत ने हमेशा शांति, आवाम, जनता, इन सब के बारे में सोचा। तो आइए इस निष्कर्ष को समझने के बाद हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको इस सवाल का उत्तर बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु किस समझौते के साथ साथ हो गई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखा है तो आप इस सवाल का उत्तर जरूर कर पाएंगे। अगर आपने ये अभी तक नहीं समझा है कि इंडस वाटर ट्रीटी के क्या प्रावधान थे और क्या क्या उनकी शर्तें थी, कौन उसमें हस्ताक्षर करता थे, तो इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए। उम्मीद करूंगा कि आप सारी बातें समझ पाएंगे। सी यू सून। जय हिंद।